दोस्तों मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, और जमानत के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो एक स्टेटमेंट दिया है। आज जमानत के बाद जब अरविंद केजरीवाल प्रेस के सामने आए और उन्होंने प्रेस के सामने मुखातिब होते हुए ये कहा कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो मेरा आंकलन है, मेरे आंकलन के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 230 से लेकर 240 की सीट के बीच जा रही है, और यदि उनकी सरकार बन भी जाती है, उन्होंने ये कहा कि यदि उनकी सरकार बन भी जाती है तो वो 3-4 महीनों के लिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके बाद जब वो 75 वर्ष के हो जाएंगे तो वो फिर अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहरहाल इस तरह का उनका जो आंकलन था, अपने ही हिसाब का उनका ये आंकलन था, जो किसी के भी सर में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वोटरों को ये संदेश दे रहे हैं कि यदि आप वोट देने जा रहे हैं तो ये सोच समझ के वोट दें कि आप अपना वोट नरेंद्र मोदी को नहीं दे रहे हैं, आप अपना वोट अमित शाह को दे रहे हैं। बहरहाल गाहे बगाहे अरविंद केजरीवाल ने यह मान ही लिया है कि देश की अगली जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और वो उनका ये अपनी तरह से वो कह रहे थे कि वो बनेगा, फलां को वो निपटाएंगे, उसके बाद फलां को बनाएंगे, इसलिए आप अपना ये वोट नरेंद्र मोदी को नहीं दे रहे हैं, या आप अपना वोट अमित शाह को दे रहे हैं। खैर ये उनका आंकलन है जो बेसिर पैर का आंकलन था। लेकिन आज ये सबसे बड़ा सवाल हम ये पूछने जा रहे हैं, जनता के सामने ये कहने जा रहे हैं कि देखिए, जिस प्रकार से कल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो है इंटरिम बेल दिया, अंतरिम जमानत दी, और ये जमानत उन्हें केवल चुनाव प्रचार के लिए दी गई है। 1 जून तक जब तक चुनाव प्रचार रहेगा, 2 जून को उन्हें दोबारा कोर्ट में जाके सरेंडर करना होगा। बहरहाल जो सबसे बड़ी बात जो सामने उभर के ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ईडी के लगभग 9 सम्मन्स को इवेड किया था, उसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर दिया, और इस गिरफ्तारी के बाद उनके जो एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो उनका केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट को उनकी जमानत के लिए अनुरोध नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए, उनकी जो गिरफ्तारी है वो उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत ढंग से हुई है। और अमूमन ये होता है कि जब भी किसी आदमी या किसी भी शख्स ने जमानत लेनी होती है तो वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाता है। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, और यही एक सबसे बड़ी बात थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकील से ये पूछा कि वो अपनी जमानत के लिए क्यों नहीं अनुरोध कर रहे हैं, वो अपनी जमानत क्यों नहीं चाहते हैं। तो उसके बाद जो बहरहाल बहस हुई, और उस बहस के बाद जब कोर्ट ने ईडी से ये पूछा कि आपने चुनाव के मद्देनज़र ही क्यों अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तो ईडी ने उस पर अपना पूरी तरह से एक तर्क दिया कि देखिए, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है और हमारा जो एजेंसियों का जो काम होता है, वो चुनाव देख के काम नहीं करते। यदि किसी नेता ने कोई कत्ल कर दिया तो हम ये कह के उसकी गिरफ्तारी नहीं रोक सकते कि अभी चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के बाद उसे गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल और ईडी ने यह भी हल्फनामा कोर्ट के समक्ष दिया कि देखिए, किसी भी कानून में ये नहीं लिखा है कि किसी भी नेता को आप चुनाव प्रचार के लिए आप उसे छोड़ सकते हैं। और अगर ऐसा रहा तो देश में पूरे साल भर चुनाव चलते रहते हैं, तो फिर तो कोई भी नेता जेल के अंदर रह नहीं सकता। बहरहाल उसके बाद जब पहले दिन बहस हुई और दूसरी बार जब अगली डेट में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से ये कहा कि आप अपने अपने तथ्य लेके आइए, और उसी दिन ये लगने लगा था कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत देने जा रहा है। और बहरहाल ये उन्हें एक इंटरिम बेल हुई। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेल में ये जरूर कहा कि देखिए, ये केस के मेरिट्स के ऊपर आपको जमानत नहीं दे रही है। ये बहरहाल एक चुनाव प्रचार, देश में चुनाव चल रहे हैं, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के सर्वसभा है, और उसी के मद्देनजर आपको ये जो है 1 जून तक ये बेल दी जा रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे ये प्रश्न और भी साथ में उठते हैं कि क्या अब जो हेमंत सोरेन है, वो भी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो जेल में हैं, तो वो भी इसी के तहत अप्लाई करेंगे। और भी कई नेता हैं, जैसे पंजाब के अलगाववादी नेता है अमृतपाल सिंह, उन्होंने भी खंडूर साहब से लोकसभा के लिए अपना नामांकन भरा है, वो भी जाएंगे कि उन्हें भी जमानत दी जाए। फिर केसीआर की जो बेटी हैं, वो भी जमानत के लिए अप्लाई करेंगी, उन्हें भी शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। मनीष सिसोदिया भी अप्लाई करेंगे। ये तमाम बड़े नेता हैं, और इस निर्णय के साथ ही कई
और भी सवाल इस समय देश के सामने खड़े हो चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, बड़े नेता हैं जिन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और लेकिन वो बाहर नहीं आए, वो जेल से चुनाव लड़े और जीत के आए। उनमें आप देख सकते हैं राजनारायण था जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी को हराया था, उन्हें जेल में रखा गया था। जॉर्ज फर्नांडिस सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, और जॉर्ज फर्नांडिस उस समय जब वो जेल में थे तो अरविंद केजरीवाल से कोसों बड़े नेता थे, उनका एक तूती बोलती थी और युवाओं में उस समय उनका एक अपना अलग आकर्षण था, लेकिन उन्हें जेल में रखा गया और जॉर्ज फर्नांडिस ने जेल से चुनाव लड़ा और वो जेल से ही चुनाव जीत के आए और बाद में वो रिहा हुए। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल देश के ऐसे इकलौते नेता बन गए हैं जिन्हें जेल जमानत दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल भी उन्हीं जमात में शामिल हो गए हैं जैसे लालू प्रसाद यादव, वो भी मुख्यमंत्री रहते जेल में गए थे, के करुणानिधि यदि उनको भी देखें वो भी मुख्यमंत्री रह के जेल में गए थे। बहरहाल ये सारी चीज़ें अब सामने है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो सबसे बड़ा देखने का ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो 1 जून की रिहाई है, यदि आप इसका माइन्यूटली अध्ययन करें तो ये जरूर लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसके कैडर में एक निराशा थी, उसका कैडर जो एक किस्म से बिल्कुल उत्साहहीन था, उसमें थोड़ा उत्साह का संचार जरूर होगा। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद कैडर में एक उत्साह आएगा, लेकिन मेरा ये अभी भी मानना है और 4 जून को परिणामों की मेरी इस बात को परिणाम इस बात की पुष्टि करेंगे कि दिल्ली यहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की सातों जो लोकसभा सीटें हैं वो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो जानते हैं कि उन्हें किसे वोट करना है, कहां वोट करना है। हाँ, अरविंद केजरीवाल का ये कुछ फ्लोटिंग वोट्स रहते हैं जिन पे उनका प्रभाव रहता है और आम आदमी पार्टी को इसका क्योंकि जो दूसरा बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उनकी जो रिहाई के बाद 2 ही ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें आम आदमी पार्टी का कुछ दांव लगा हुआ है, दिल्ली और पंजाब। यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान जो अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 उसके बाद नंबर 2 के नेता आते हैं, लेकिन वहां भी अरविंद केजरीवाल एक इमोशनल कार्ड खेलेंगे। और बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है और जमानत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को यह भी कहा था कि आप किसी भी प्रकार से अपने मुख्यमंत्री आवास नहीं जाएंगे, किसी भी प्रकार की फाइल पे आप सिग्नेचर्स नहीं करेंगे और केस के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही ये कहा कि देखिए उनके ऊपर एक झूठा केस डाला गया है, झूठे केस में उन्हें फंसाया गया है और एक तानाशाही इस समय देश में चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इतिहास का थोड़ा आंकलन जरूर करना चाहिए कि इस देश में तानाशाही क्या थी। इस देश में तानाशाही वो थी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे तो मजरू सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल एक न्यूज़पेपर में लिख दिया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो काम है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, उनमें से हिटलर की झलक नजर आती है। तो इस बात से पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने चिढ़ गए थे कि मजरू सुल्तानपुरी को 2 साल जेल में गुजारने पड़े थे। तो आज वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि यदि मुझे मेरे अंडर सीबीआई, ईडी ये एजेंसीज मेरे पास हो तो मैं सोनिया गांधी से आधे घंटे में सारे राज उगलवा दूं। ये अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि लालू प्रसाद यादव तो देश के सबसे बड़े भ्रष्ट नेता हैं, मैं 1 मिनट में मुझे एजेंसियां मेरे पास सामने दूं, मैं अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूं। आज वही अरविंद केजरीवाल उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि देश में इस समय तानाशाही है। बहरहाल ये सारी चीज़ें अपने आप में बताती हैं कि अरविंद केजरीवाल जो किसी को कभी भी टॉलरेट नहीं करते हैं। आज कुमार विश्वास कहीं नहीं दिखाई देंगे, आप योगेंद्र यादव कहीं नहीं दिखाई देंगे, आप और भी जितने भी लोग देखिए प्रशांत भूषण, शशि भूषण, ये लोग आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राह में जो भी आया अरविंद केजरीवाल ने उसे झटके से पीछे किया। और सबसे बड़ी बात है जो उनके गुरु थे अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल ने उनको भी इस बुरे तरीके से छला कि अरविंद केजरीवाल की अन्ना हजारे को भी ये कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने चुन के अपने जीवन की सबसे बड़ी भयंकर गलती की थी कि जो उन्होंने उन्हें अपने इस आंदोलन में शामिल किया था और अपने आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाने दी थी। बहरहाल ये अरविंद केजरीवाल अब जमानत में है और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार सा इस देश में एक अजीब प्रकार का प्रचलन इन दिनों चलना शुरू हो रहा है कि जैसे ही कोई नेता आता है वो किस आरोप में जेल में गया है, क्या उनके ऊपर आरोप है, वो छोड़ के जैसे ही वो जेल से बाहर आते हैं एक किस्म का वो जश्न किया जाता है, ढोल नगाड़ों से वो स्वागत किया जाता है। जब जेल में गिरफ्तारी देने भी जाते हैं तब भी भगत सिंह को या महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जाते हैं, उनकी समाधि स्थल पे जाते हैं और उन्हें याद करके कहते हैं कि हम जेल में जा रहे हैं। और जेल में किन आरोपों में जाते हैं? शराब घोटाले के आरोपों में जाते हैं। बहरहाल ये अब सारी चीज़ें
इस देश के समक्ष हैं। आने वाला समय, अभी जब 4 जून को जब परिणाम घोषित होंगे तो निस्संदेह उसके बाद जो देश का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान प्रारूप है, ये बदलेगा। और अरविंद केजरीवाल जिन्हें 2 जून को दोबारा तिहाड़ में जाना पड़ेगा, उसी सेल में वापस लौट के जाना पड़ेगा, और उस समय अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे, यह भी एक सोचने वाली बात है कि आज वो इस रिहाई को ऐसे मान के चल रहे हैं कि उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से उनके आरोपों को खारिज कर दिया गया है और उन्हें पूरी एक बेल मिल दी गई है और वो बाइज्जत बरी हुए हैं। इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ हो रहा है। ये देखने वाली बात है कि जब वो 1 जून को जाएंगे और क्या करेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल बातों ही बातों में वो कहते हैं कि लब में कई बार आदमी इतने फ्लो में बोलता है कि उसे हकीकत का पता रहता है, सच्चाई का पता रहता है कि सच्चाई देश में क्या है, देश में हवा किस ओर बह रही है। और वो कई बार वो जो सच्चाई होती है आदमी की जुबान पे आ जाती है। और बहरहाल आज वो सच्चाई अरविंद केजरीवाल की जुबान पे आई। उन्होंने ये कहा कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा संकेत बहरहाल उन्होंने अपने आज के उद्बोधन में दे दिया। बाद में वो अपनी बात को घुमाते नजर आएगी। नरेंद्र मोदी की सरकार 200, 340 के 230, 240 के आंकड़ों में आके सिमट जाएगी। ये सट्टा बाजार का भाव चल रहा है। इस प्रकार की बातें आज उन्होंने कहना शुरू कर दी हैं। बहरहाल जो व्यक्ति इतना कट्टर आलोचक हो, यदि वो अपने मुंह से ये कहे कि एनडीए की 230 से 240 सीटें आ रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हवा का रुख किस ओर जा रहा है। बहरहाल ये था आज का हमारा इस वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जाते जाते आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से, शेयर से हमें वो ताकत मिलती है कि हम कुछ और ऐसे वीडियो लेके आपके समक्ष आएँ। बहरहाल इन्हीं सब बातों के से आपसे विदा लेते हैं। आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।